Hello students and learners. Today I am going to start second lecture of fluid mechanics और इस लेक्चर में हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड के बारे में बात करेंगे। लेकिन प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड को पढ़ने से पहले एक छोटा सा क्राइटेरिया है जिसको जानना हम लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है और वो क्राइटेरिया है जिसका नाम है नो स्लिप कंडीशन। तो अब सवाल ये उठता है कि ये क्राइटेरिया कैसा क्राइटेरिया है। तो देखिए ये बिल्कुल ही एक तरीके का प्रैक्टिकल क्राइटेरिया है और इसको कैसे पता किया गया, तो बिल्कुल प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट्स के द्वारा पता किया गया। जैसे कहा यह गया कि अगर कोई फ्लूइड फ्लो कर रहा है एक सर्टेन वेलोसिटी से, सपोज दैट v मीटर पर सेकेंड की स्पीड से वो फ्लो कर रहा है और इस फ्लूइड का कांटेक्ट एक ऐसे सरफेस के साथ हो जाए, सॉलिड सरफेस के साथ हो जाए जो फिक्स है, तो जो पहला लेयर ऑफ फ्लूइड होगा वो इसके ऊपर आएगा और इसके साथ क्या कर जाएगा, स्टिक कर जाएगा, चिपक जाएगा। और इसी प्रैक्टिकल कंडीशन को क्या नाम दिया गया है, नो स्लिप कंडीशन। जबकि जैसे ही ये चिपकेगा, यानी कि इन दोनों के बीच में, इस फर्स्ट लेयर में एंड सॉलिड सरफेस के बीच में रिलेटिव वेलोसिटी जो होगी वो हमेशा जीरो के बराबर होगी। और इसको अगर आप प्रैक्टिकली फील करना चाहते हैं तो ये वही कंडीशन है जिस कंडीशन की वजह से आप किसी भी दीवार पर पेंट कर पाते हो। सपोज दैट आपने क्या किया, एक दीवार है, आपने पेंट लिया, ब्रश को उसमें डुबाया और उसके बाद उस दीवार पर ऐसे फ्लो कराया, तो दीवार पर पेंट का लेयर क्यों चढ़ता जाता है, वो इसलिए चढ़ता जाता है क्योंकि जो फर्स्ट लेयर होगा जिसका कांटेक्ट किसके साथ होगा, सॉलिड सरफेस के साथ होगा, तो वो फर्स्ट लेयर और सॉलिड सरफेस के बीच में जो रिलेटिव वेलोसिटी होगी वो क्या हो जाएगी, जीरो। डैट इज की वो जो फर्स्ट लेयर होगा वो उस सॉलिड सरफेस के साथ पूरा क्या होगा, स्टिक कर जाएगा, या ये कहिए कि चिपक जाएगा। और इसी प्रैक्टिकल कंडीशन का नाम क्या है, नो स्लिप कंडीशन है। और इसी कंडीशन के बेसिस पर जब हम लोग विस्कोसिटी स्टडी करेंगे तो देखेंगे कि विस्कोसिटी को ऐसे फाइंड आउट करना है। और इसी कंडीशन के बेसिस पर हम लोग जो एक चैप्टर पढ़ेंगे बाउंड्री लेयर कंडीशन, उसमें इसको खूब डिटेल में हम लोग स्टडी करेंगे। तो नो स्लिप कंडीशन क्या है, ये वो कंडीशन है जिसके कारण फ्लूइड का वो लेयर जो किसी भी सॉलिड सरफेस के साथ कांटेक्ट में आता है, तो उस लेयर और उसके साथ आने वाले सॉलिड सरफेस के बीच का रिलेटिव वेलोसिटी क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। दैट कंडीशन इज नोन एज नो स्लिप कंडीशन। जबकि देखिए सेकंड लेयर जो फ्लूइड का होगा वो इसके ऊपर थोड़ी आगे तक क्या कर जाएगा, मूव कर जाएगा, क्योंकि देखो जब फर्स्ट लेयर रेस्ट में आ गया, रिलेटिव वेलोसिटी जीरो हो गई उसकी, डेट इज की अगर ये रुका हुआ है तो ये लेयर भी रुक गया है। तो फर्स्ट लेयर जब रुक गया तो वो फर्स्ट लेयर सेकंड लेयर को मूव करने से क्या करेगा, रोकेगा ड्यू टू ऑफ विस्कोसिटी। और इसी वजह से जो लेयर 2 होगा उसकी वेलोसिटी कम होगी v मीटर पर सेकंड से, लेकिन वो जीरो नहीं होगी। सपोज दैट इसी तरीके से जो थर्ड लेयर होगा वो भी थोड़ा आगे तक मूव करेगा, फोर्थ लेयर भी आगे तक मूव करेगा एंड सो ऑन। और इन्हीं सब को अगर हम लोग इनके हेड के ऊपर अगर इस तरीके से ड्रॉ करें तो हम लोगों को वेलोसिटी प्रोफाइल कैसा दिखाई देगा, पैराबोलिक। इसीलिए हम लोग वेलोसिटी प्रोफाइल जो बनाते हैं प्लेट के ऊपर वो कैसा बनाते हैं, पैरेलल बनाते, पैराबोलिक बनाते हैं। ठीक है, तो देखिए ये कंडीशन हम लोग याद रखेंगे और इसी कंडीशन के हेल्प से हम लोग किसको फाइंड आउट करेंगे, विस्कोसिटी को फाइंड आउट करेंगे। तो ये एक सिंपल सा कंडीशन है और ये बिल्कुल प्रैक्टिकल कंडीशन है। और इसी कंडीशन के कारण आप किसी भी सरफेस पर क्या कर पाते हो, पेंट या पॉलिश कर पाते हो। अदरवाइज इस कंडीशन को अगर फॉलो नहीं होगा तो उस पर पेंट या पॉलिश आप नहीं कर पाओगे, क्योंकि लेयर उसके साथ स्टिक करेगा ही नहीं। और एक एक्सेप्शन है,
जैसे जनरली मोस्ट ऑफ द फ्लूइड, सारे फ्लूइड इस कंडीशन को ओबे करते हैं, लेकिन मरकरी नो स्लिप कंडीशन को ओबे नहीं करता है। क्लियर? अब देखिए, आज हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं अपने चैप्टर 2 में, वो है फ्लूइड प्रॉपर्टीज। फ्लूइड प्रॉपर्टीज, तो डिफरेंट फ्लूइड प्रॉपर्टीज हैं और उन सब को हम लोग स्टडी करेंगे। लेकिन इससे पहले कल हमने एक बात की थी, तो देखिए उसमें एक छोटी सी बात और थी, उसको भी बता देते हैं। हमने कल देखा था कि अगर कोई फ्लूइड रेस्ट के पोजीशन में है और इसका टॉप लेयर क्या कहलाता था, दिस इज कॉल्ड फ्री सरफेस। ठीक है, तो इस फ्री सरफेस के ऊपर नॉर्मल स्ट्रेस जो होता था वो निगेटिव नॉर्मल स्ट्रेस लगता था, जो कि किसके बराबर होता था, इसके ऊपर लगने वाले प्रेशर के बराबर होता था। और इसके ऊपर शियर स्ट्रेस जो आता था वो क्या होता था, जीरो, क्योंकि फ्लूइड किस कंडीशन में है, रेस्ट की कंडीशन में। ठीक है, तो अगर कोई कभी, जनरली ये जो क्वेश्चन आपको बता रहा हूं ये जनरली इंटरव्यूज में पूछा जाता है कि आप ये बताइए कि अगर आपको फ्लूइड आता है तो क्या आप फ्री सरफेस का मोर सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं। तो देखिए, आप बिल्कुल कहेंगे हाँ सर मोर सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं। अगर मोर सर्कल ड्रॉ किया जाए तो एक्स एक्सिस पर आपका नॉर्मल स्ट्रेसेस होगा पॉजिटिव, नेगेटिव, एंड वाई एक्सिस पे आपका शियर स्ट्रेस होगा पॉजिटिव एंड नेगेटिव। तो अब आप देखिए शियर स्ट्रेस कितना है फ्री सरफेस पर, जीरो, लेकिन नॉर्मल स्ट्रेस की कुछ तो वैल्यू है, नेगेटिव इन नेचर है। क्यों? क्योंकि इसका नेचर कैसा है, तो ये कंप्रेसिव है। तो कल हमने बताया था ये कंप्रेसिव है, इसीलिए इसको आप क्या कहोगे, नेगेटिव शियर स्ट्रेस। और ये क्वेश्चन ऑलरेडी गेट 2001 में आ चुका है। ठीक है, तो आप देखो पॉजिटिव तो नहीं होगा, नेगेटिव होगा, इसलिए नेगेटिव एक्सिस पे आए और शियर स्ट्रेस तो जीरो है, दैट इज कि एक पॉइंट मिलेगा जो कि नेगेटिव नॉर्मल स्ट्रेस के साइड होगा, और यही वैल्यू आपको किसका वैल्यू दे देगा, नॉर्मल स्ट्रेस का वैल्यू देगा, जो कि उसके ऊपर लग रहे प्रेशर के बराबर होगा। तो मोर सर्कल फ्री सरफेस का क्या होता है, ये क्वेश्चन है। तो इस पे आप बोल सकते हो कि फ्री सरफेस का मोर सर्कल कैसा बनता है, पॉइंट बनता है। ठीक है, तो ये कल के रिगार्डिंग एक छोटी सी बात थी, तो उसको हम लोग याद रखेंगे। अब हम लोग स्टडी करेंगे अपना फ्लूइड प्रॉपर्टीज, जिसमें बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं, जैसे डेंसिटी है, मास डेंसिटी है, वेट डेंसिटी है, स्पेसिफिक ग्रेविटी है, सरफेस टेंशन है, विस्कोसिटी है, एंड सो ऑन। तो इन सारी प्रॉपर्टीज को हम लोग डिटेल में स्टडी करेंगे। तो फ्लूइड प्रॉपर्टी में सबसे पहले अगर हम लोग स्टडी करेंगे, तो सबसे पहला प्रॉपर्टी जो हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं उसको हम लोग मास डेंसिटी या सिंपल डेंसिटी भी कहते हैं। ठीक है, तो जो सबसे पहली प्रॉपर्टी है वो है मास डेंसिटी, और सिंपली डेंसिटी, जिसको हम लोग रो से डिनोट करेंगे, और इसको हम लोग घनत्व भी कहते हैं। दूसरी चीज, इस प्रॉपर्टी को मेजर करने वाले एक्सपेरिमेंटल डिवाइस का नाम क्या है, तो इसको मेजर करने के लिए जो एक्सपेरिमेंटल डिवाइस यूज किया जाता है उसका नाम है पिक्नोमीटर। जनरली ये क्वेश्चन या तो एसएससी जेईई में आता है, या कुछ पीएसयूज के जो अपने एग्जाम होते हैं उनमें आता है, स्टेट के एग्जाम्स में आता है, या फिर कभी रेयर है कि ये इसी में पूछे। ठीक है, बट जनरली आपको इस तरीके के स्टेट के एग्जाम्स में ये अक्सर पूछा जाता है कि मास डेंसिटी इज मेजर्ड बाय विच डिवाइस, तो करेक्ट आंसर इज पिक्नोमीटर। और मास डेंसिटी क्या होता है, तो सब लोग जानते हैं कि डेंसिटी बराबर मास पर यूनिट वॉल्यूम। अब इसका मतलब क्या है, ये तो उसका मैथमेटिकल फॉर्म हो गया। अगर कोई पूछे व्हाट इज द फिजिकल मीनिंग ऑफ डेंसिटी, तो आपको क्या बताना है, आपको कहना है कि ठीक है, देखिए हम लोगों को क्या करना है, यानी कि अगर इसका डिफिनेशन देखा जाए तो हम लोग ये बोलते हैं ना, मास पर यूनिट वॉल्यूम, दैट इज की वॉल्यूम हमेशा कैसा होना चाहिए,
यूनिट इसका मतलब ये है, आप एक ऐसा कंटेनर बनाओ जिसकी लंबाई 1 मीटर हो, चौड़ाई भी 1 मीटर हो और ऊंचाई भी क्या हो, 1 मीटर हो, और उस कंटेनर में जिसकी वॉल्यूम कितनी हो जाएगी, 1 मीटर क्यूब, दैट इज कितनी हो जाएगी, यूनिट वॉल्यूम हो जाएगी। उस कंटेनर में जिस भी फ्लूइड का डेंसिटी आपको मेजर करना है, आप पूरा पूरा फिल कर दो, और उसका जितना मास उसके अंदर फिल्ड होता है, अटता है, वही उसका क्या कहलाएगा, मास डेंसिटी या डेंसिटी। ये इसका फिजिकल मीनिंग है। और देखिए पूरे फ्लूइड मैकेनिक्स में मैं हमेशा वॉल्यूम को v लिख करके काट दूंगा, क्योंकि वेलोसिटी को भी मैं v से लिखूंगा। तो अगर मैंने v बना के काट दिया है, दैट इज कि मैंने किसको लिखा है, वॉल्यूम को। ये आप हमेशा याद रखेंगे, मैं बार बार पूरा वॉल्यूम नहीं लिखूंगा, ठीक है। तो डेंसिटी यहीं से देखा हमने, डेंसिटी की यूनिट क्या होगी, kg पर मीटर क्यूब। तो देखिए एक्चुअली इसमें जानना क्या था, एक तो इसका फिजिकल मीनिंग जानना था, और दूसरा इंपॉर्टेंट जो है वो ये जानना है कि इस डेंसिटी का प्रेशर के साथ एंड टेम्परेचर के साथ कैसा रिलेशन है। तो अगर हम लोग कोई भी फ्लूइड ले, चाहे लिक्विड या गैस, अगर उसके ऊपर टेम्परेचर को इंक्रीज कराया जाए तो उसमें एक्सपेंशन शुरू होता है, दैट इज कि मॉलिक्यूल्स दूर दूर जाने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि उसके अंदर जो भी कोहेसिव फोर्स होगा वो और ज्यादा वीक होने लग जाएगा। इसीलिए टेम्परेचर बढ़ाओगे तो मॉलिक्यूल्स दूर जाएंगे, दैट इज कि वो रेयर होता चला जाएगा, डेंस का उल्टा रेयर। तो इसलिए डेंसिटी क्या होती जाएगी, फ्लूइड की डिक्रीज होती जाएगी। तो पहला पॉइंट ये पता चला कि विद इंक्रीज इन टेम्परेचर डेंसिटी ऑफ फ्लूइड शुड बी डिक्रीजेस। एंड सेकंड पॉइंट इज दैट अगर मान लो हम प्रेशर अप्लाई कर दें, बहुत लोगों में कंफ्यूजन होता है कि सर प्रेशर कैसे, प्रेशर जब भी अप्लाई करना है, अगर आपने लिक्विड या गैस दोनों में से कुछ भी लिया है तो हमेशा कंटेनर क्लोज होना चाहिए। अगर ओपन कंटेनर पर प्रेशर अप्लाई करोगे तो वो फ्लूइड फ्लो करने लग जाएगा, कुछ भी पता नहीं चलेगा। तो अगर क्लोज कंटेनर लें और उसके ऊपर प्रेशर लगाने लग जाए, उसको दबाने लग जाए, तो उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो आपस में थोड़े बहुत करीब, गैस हुआ तो बहुत ज्यादा करीब आ जाएगा, लिक्विड हुआ तो भी वो अंदर की तरफ करीब आने लग जाएंगे, एक दूसरे के नजदीक आने लग जाएंगे। क्योंकि रियलिटी यही है कि नेचर में जितने भी फ्लूइड अवेलेबल है, नॉट अ सिंगल फ्लूइड इज परफेक्टली इनकम्प्रेसिबल इन नेचर। ये आइडियोलॉजी है कि हम मान लेते हैं कि फ्लूइड कैसा है, परफेक्टली इनकम्प्रेसिबल है, लेकिन प्रैक्टिकली कोई भी फ्लूइड परफेक्टली इनकम्प्रेसिबल नहीं होता है। इसीलिए जब भी आप प्रेशर को इंक्रीज करोगे, डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड शुड बी इंक्रीजेस, हमेशा डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड क्या होगा, इंक्रीज करेगा, क्योंकि मॉलिक्यूल्स आपस में क्या हो जाएंगे, करीब आने लग जाएंगे। और देखिए ये मैंने क्यों बताया, अभी लग रहा होगा ये सब क्या बता रहे हैं, तो देखो ये जो मैंने 2 पॉइंट बताया है, बिलीव मी यही 2 पॉइंट है जो आगे हम लोग जब विस्कोसिटी पढ़ेंगे तो जनरली क्या होता है कि हर बुक में लिखा होता है कि विस्कोसिटी का रिलेशन बताइए टेम्परेचर के साथ, और सब लोग बता देते हैं कि विद इंक्रीज इन टेम्परेचर विस्कोसिटी ऑफ द लिक्विड विल डिक्रीजेस, आइदर काइनेमेटिक विस्कोसिटी और डायनामिक विस्कोसिटी, दोनों क्या होगा, डिक्रीज करेगा। आप इंटरव्यू में जाओगे और ये बोलोगे तो आपसे अगला सवाल ये किया जाएगा, चलो ठीक है टेम्परेचर तुमने बढ़ाया, दोनों ही डिक्रीज किया, लेकिन अब ये बताओ विच वन डिक्रीजेस मोर, काइनेमेटिक विस्कोसिटी और डायनामिक विस्कोसिटी, तो वहां आप फंस जाओगे। तो उसका जवाब अगर जानना है तो आपको यह जानना बहुत जरूरी है। इज दैट क्लियर? चलिए, तो पहली प्रॉपर्टी हमेशा याद रखेंगे, मास डेंसिटी क्या है, ये आपको समझ में आया। अब हम लोग सेकंड प्रॉपर्टी की तरफ आते हैं। सेकंड प्रॉपर्टी जो है उसमें कुछ नहीं है, मास की जगह पर हम क्या लिख देंगे, वेट डेंसिटी, या फिर इसका दूसरा नाम है स्पेसिफिक वेट, जिसको या तो ओमेगा से डिनोट किया जाता है या फिर गामा से डिनोट किया जाता है। मैं जनरली इसको ओमेगा से डिनोट करूंगा।
ठीक है। अब आप खुद सोचिए, अगर मेरे पास डेंसिटी को मेजर करने के लिए एक डिवाइस है पिग्नोमीटर, तो इसके लिए भी हम लोग देखेंगे आगे, बट पहले इसको स्टडी करते हैं, ठीक है। तो देखिए, मास डेंसिटी में आपने ध्यान दिया था कि मास था, तो जो आपने कंटेनर बनाया था बेसिकली, उस कंटेनर में आपने मास को कैलकुलेट किया था। अगर आप वेट डेंसिटी की बात कर रहे हो, दैट इज ओमेगा की बात कर रहे हो, तो बिल्कुल सेम डिफिनेशन है, बट यहां पर डिफिनेशन क्या हो जाएगा, वेट पर यूनिट वॉल्यूम, वेट पर यूनिट वॉल्यूम। दैट इज कि इस बार सेम वही कंटेनर बनाओ, 1 मीटर लंबा, 1 मीटर चौड़ा, 1 मीटर ऊंचा, दैट इज कि उसकी वॉल्यूम हो जाएगी यूनिट वॉल्यूम। और उस यूनिट वॉल्यूम के कंटेनर में जो भी फ्लूइड का आपको वेट डेंसिटी या स्पेसिफिक वेट निकालना, उसको फिल कर दो पूरा, और फिल करने के बाद आप क्या करो, उस फ्लूइड का वेट मेजर करो, ठीक है। और जितना भी वेट उसके अंदर फिल हो जाए, वही वेट उसकी क्या होगी, वेट डेंसिटी होगी। तो देखिए, वेट को अगर देखा जाए तो वेट को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, वेट को हम लोग लिख सकते हैं mg, ठीक है। और नीचे आपको दिया हुआ है यहां पर यूनिट वॉल्यूम, हमने ऐसे लिख दिया। तो अब गौर से अगर देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि मास बाय वॉल्यूम, अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा है, जस्ट इसके पहले पढ़ा है, तो मास बाय वॉल्यूम क्या होता है, डेंसिटी, एंड जी इसके बगल में था, जी लिख दिया। दैट इज कि यहां से एक चीज पता चली कि ओमेगा जो है उसको रो इनटू जी भी लिखा जा सकता है। तो आगे फ्लूइड मैकेनिक्स में जहां कहीं भी डेंसिटी इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एक साथ होगा, मैं उसको सीधे क्या लिखूंगा, ओमेगा, दैट इज की स्पेसिफिक वेट। क्लियर। और इसकी यूनिट क्या होगी, तो देखिए, यूनिट देखना है तो सिंपल, वेट क्या है, वेट इज द ग्रेविटेशनल फोर्स, और फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन, एंड वॉल्यूम की यूनिट होती है पर मीटर क्यूब। तो देखिए ये सारी चीजें, अब आप यहीं से देखो, अगर मेरे पास डेंसिटी को मेजर करने के लिए प्रैक्टिकल डिवाइस अवेलेबल है, तो हम एक नया डिवाइस क्यों बनाएंगे वेट डेंसिटी को मेजर करने के लिए, सिंपल रो निकाल के जी से मल्टीप्लाई नहीं कर देंगे। अगर तुमने बनाया भी तो खामखा का इंडस्ट्री में एक नया डिवाइस खरीदोगे तो उसका कॉस्ट लगता है, तो एक कॉस्ट बढ़ गया। डिवाइस खरीदोगे तो उसको रखना भी पड़ेगा, इंडस्ट्री में रखोगे तो जिस जगह पर रखोगे वो उस जगह को घेरेगा। दैट इज की कहीं ना कहीं हर जगह का रेंट आप पे कर रहे हो, दैट इज की होल्डिंग कॉस्ट बढ़ जाएगा, उसको रखने का, रख रखाव का खर्चा बढ़ जाएगा इंडस्ट्री का। तीसरी चीज, रखोगे तो मेंटेनेंस भी चाहिए, कैलिब्रेशन चाहिए, तो इसलिए उसका इन्वेंट्री कॉस्ट ओवरऑल बढ़ता चला जाएगा। तो जब मेरे पास रो को मेजर करने के लिए डिवाइस है, तो हम लोग ओमेगा को मेजर करने के लिए डिवाइस नहीं बनाते हैं, इसीलिए वेट डेंसिटी के लिए कोई डिवाइस आपको नहीं मिलेगा। अब आप देखिए, अगर आपको दिख रहा है कि रो इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, तो रो जी भी आप देखोगे, दैट इज की रो जी बराबर ओमेगा है। तो यहीं से आपको पता चला दैट इज की ओमेगा के साथ भी यही रिलेशन होगा, ठीक है। सेकंड वन, अगर टेम्परेचर बढ़ाने पर डेंसिटी डिक्रीज कर रहा है तो ओमेगा भी क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। तो आपको यहां से दूसरा रिलेशन मिला वेट डेंसिटी का प्रेशर के साथ और टेम्परेचर के साथ, ये मेरा सेकंड प्रॉपर्टी है, ठीक है। अब हम लोग इसके बाद थर्ड प्रॉपर्टी की तरफ चलते हैं। उस थर्ड प्रॉपर्टी का नाम है स्पेसिफिक वॉल्यूम। उस थर्ड प्रॉपर्टी को हम लोग क्या कहेंगे, स्पेसिफिक वॉल्यूम। तो स्पेसिफिक वॉल्यूम का जो डिफिनेशन है वो ये है कि वॉल्यूम पर यूनिट मास। दैट इज कि इस बार हम लोगों को क्या करना है, वॉल्यूम मेजर करना है, लेकिन मास कितना होना चाहिए, मास शुड बी यूनिट। दैट इज कि अगर हम लोग स्पेसिफिक वॉल्यूम की बात कर रहे हैं, तो देखिए स्पेसिफिक वॉल्यूम को हम लोग स्मॉल v से डिनोट करते हैं। तो इसका डिफिनेशन होता है वॉल्यूम पर यूनिट मास। दैट इज कि स्पेसिफिक वॉल्यूम का मतलब है ऊपर रखना है वॉल्यूम और नीचे रखना है मास, यानी कि इस बार आपको कंटेनर कैसा भी हो उसके अंदर मास कितना होना चाहिए, तो मास शुड बी 1 kg,
और वो 1 kg मास उस कंटेनर में जितना जगह घेरेगा, अक्वायर कहेगा, वही उसका क्या होगा, स्पेसिफिक वॉल्यूम होगा। तो अगर आप इसको देखते हो तो अगर हम उसको देखो ऐसे लिख सकते हैं 1 अपॉन मास बाई वॉल्यूम, कोई फर्क पड़ेगा? तो आप देखो मास बाई वॉल्यूम क्या होता है, डेंसिटी। तो आपको यहां से क्या पता चला कि वॉल्यूम, स्पेसिफिक वॉल्यूम इज इक्वल टू 1 बाई रो, दैट इज की स्पेसिफिक वॉल्यूम का रो के साथ कैसा रिलेशन है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो आप यहीं से इसकी यूनिट भी निकालना चाहते हो तो यूनिट क्या होगी इसकी यूनिट हो जाएगी आपको मीटर क्यूब पर केजी। और अगर आप रिलेशन निकालना चाहते हो तो यहां फिर से देखो, अगर आपको रो को मेजर करने के लिए प्रैक्टिकल डिवाइस अवेलेबल है तो आप स्पेसिफिक वॉल्यूम को मेजर करने के लिए प्रैक्टिकल डिवाइस क्यों बनाओगे? तो देखो हमने देखा था टेम्परेचर बढ़ाने पर रो डिक्रीज कर रहा था, तो रो डिक्रीज करेगा तो वॉल्यूम क्या होगा, इंक्रीज करेगा। और इसको देखो प्रैक्टिकली ऐसे भी सोचो, जब भी किसी फ्लूइड को गर्म करते हैं तो वो फ्लूइड एक्सपैंड करता है, फैलता है, और फैलेगा तो उसका स्पेसिफिक वॉल्यूम क्या होगा, बढ़ेगा, क्योंकि अब वो ज्यादा जगह एक्वायर करेगा। ठीक है। सेकंड वन, अगर हम प्रेशर को इंक्रीज करते थे तो डेंसिटी क्या होती थी, इंक्रीज होती थी। दैट इज की जो पार्टिकल्स थे वो क्लोज आने लग जाते थे, वो फ्लूइड घना होने लग जाता था, डेंस होने लग जाता था। जब क्लोज आएगा तो कम जगह घेरेगा, दैट इज की स्पेसिफिक वॉल्यूम क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। आप प्रैक्टिकली भी देख सकते हैं, तो वही चीज यहां भी है। इस बार प्रेशर बढ़ाया, डेंसिटी बढ़ी, जब प्रेशर बढ़ाया तो डेंसिटी बढ़ी तो वॉल्यूम क्या हो गई, डिक्रीज हो गई। तो हम लोगों को यहां से एक और रिलेशन मिल गया स्पेसिफिक वॉल्यूम का प्रेशर एंड टेम्परेचर के साथ। तो नेक्स्ट, ये मेरा थर्ड प्रॉपर्टी था। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है, फोर्थ प्रॉपर्टी जो है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, रिलेटिव डेंसिटी या फिर स्पेसिफिक ग्रेविटी। ठीक है। तो अब हम लोग नेक्स्ट प्रॉपर्टी स्टडी करने जा रहे हैं जिसका नाम है रिलेटिव डेंसिटी और स्पेसिफिक ग्रेविटी। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज रिलेटिव डेंसिटी और स्पेसिफिक ग्रेविटी। और इसको हम लोग डिनोट कैसे करेंगे, या तो एस जी से या फिर सिंपल एस से डिनोट करेंगे। तो मैं इसको एस से डिनोट करूंगा। अब आप देखो इसके नाम से ही आप समझ जाओ, रिलेटिव डेंसिटी, दैट इज की कहीं ना कहीं आपको डेंसिटी को आपस में रिलेट करना है। तो इसीलिए स्पेसिफिक ग्रेविटी का डेफिनेशन क्या होता है, इट इज द रेशियो बिटवीन द डेंसिटी ऑफ टेस्ट फ्लूइड। जिस फ्लूइड को टेस्ट करना है उसकी डेंसिटी को न्यूमरेटर में रखेंगे, टू दी डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड। तो पता है ये चला हम लोगों को कि स्पेसिफिक ग्रेविटी का डेफिनेशन क्या होगा, इट इज द रेशियो बिटवीन द डेंसिटी ऑफ टेस्ट फ्लूइड टू द डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड। मैंने स्टैंडर्ड फ्लूइड इसलिए लिखा है क्योंकि ये डिपेंड करता है कि आपका टेस्ट फ्लूइड कैसा है, लिक्विड है कि गैस है। अगर टेस्ट फ्लूइड यानी जिस फ्लूइड की तुमको रिलेटिव डेंसिटी निकालनी है वो लिक्विड है तो स्टैंडर्ड फ्लूइड किसको लिया जाएगा, वाटर को। और अगर तुम्हारा टेस्ट फ्लूइड गैस है तो आप स्टैंडर्ड फ्लूइड किसको लोगे, आप लोगे एयर को। इसीलिए आप याद रखेंगे, फॉर लिक्विड्स स्टैंडर्ड फ्लूइड इज वाटर एंड डेंसिटी ऑफ वाटर कितने डिग्री सेल्सियस पर निकाला जाता है, 4 डिग्री पर, क्योंकि यहां पर इसकी डेंसिटी सबसे मैक्सिमम होती है। और वो कितना कंसीडर किया जाता है, 1000 kg पर मीटर क्यूब। लेकिन फॉर गैसेस स्टैंडर्ड फ्लूइड इज एयर, और एयर की डेंसिटी को 19 से 21 डिग्री पर मेजर किया जाता है। तो इसकी जो डेंसिटी है वो बेसिकली
वेरी करती है 1.21 से लेकर के 1.23 के बीच में। तो ये क्वेश्चन में अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखा रहता है, ठीक है। तो 1.21 लो या 1.23 लो, बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि डेसिमल के सेकंड डिजिट के बाद वैल्यू चेंज कर रहा है, केजी पर मीटर क्यूब। लेकिन आपको बता दें, यही आप कुछ बुक्स ऐसे हैं, जैसे मान लीजिए आप फॉक्स स्टडी कर रहे हैं, काफी हायर स्टडीज की बात अगर कर रहे हैं, तो वहां पर आप देखेंगे कुछ केसेस ऐसे होते हैं, कुछ स्पेशल केसेस ऐसे होते हैं जिनमें गैसेस के लिए स्टैंडर्ड फ्लूइड मीथेन गैस को भी लिया जा सकता है और हाइड्रोजन को भी लिया जा सकता है। लेकिन इस लेवल पर आपको हमेशा क्या याद रखना है कि गैसेस के लिए स्टैंडर्ड फ्लूइड किसको कंसिडर करते हैं? एयर को। क्लियर? और नेक्स्ट, प्रैक्टिकली इस प्रॉपर्टी को मेजर करने वाले एक्सपेरिमेंटल डिवाइस का क्या नाम है? एक्सपेरिमेंटल डिवाइस जो होगा उसको हम लोग क्या कहते हैं? वो हाइड्रोमीटर है। यानी कि, और जनरली ये बहुत बार एग्जाम में आ चुका है कि हाइड्रोमीटर कौन सी फ्लूइड प्रॉपर्टी को मेजर करता है? द करेक्ट आंसर इज स्पेसिफिक ग्रेविटी। लेकिन अगर मान लो ऑप्शन में हाइड्रोमीटर ना दे तो याद रखोगे एक और डिवाइस है जिसका इस्तेमाल स्पेसिफिक ग्रेविटी को मेजर करने के लिए किया जा सकता है, विच इज नोन एज एरियोमीटर। इज दैट क्लियर? ठीक है। तो अब देखिए, ये 4 प्रॉपर्टी हमने देखा। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं, और वो बहुत इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी है और उसको बहुत डिटेल में स्टडी करेंगे, वो है आपका विस्कोसिटी। क्लियर? तो देखिए, नेक्स्ट एंड बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी जिससे बहुत सारे क्वेश्चन गेट में भी आते हैं, गेट के पेपर में अक्सर पूछा जाता है विस्कोसिटी पे क्वेश्चन न्यूमेरिकल। तो न्यूमेरिकल तक जाने से पहले हम लोग कॉन्सेप्ट की बात करेंगे, देन फिर हम लोग न्यूमेरिकल की बात करेंगे। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज विस्कोसिटी, जिसको हिंदी में लोग श्यानता भी कहते हैं। अब देखिए, सब लोग एटलीस्ट इतना तो जानते हैं कि ये एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिस प्रॉपर्टी के कारण फ्लूइड जब फ्लो करता है तो उसका एक लेयर अपने एडजेसेंट लेयर को फ्लो करने से क्या करता है? रोकता है, रेसिस्ट करता है। दैट इज, it is defined as the property of fluid by which it offers resistance to the movement of one layer over an adjacent layer। तो इसका मतलब यह है कि ये एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिसके कारण फ्लूइड एक लेयर के मूवमेंट को दूसरे लेयर पर, जब अपने बगल वाले लेयर पर वो मूव करता है तो उसको मूव करने से क्या करता है? रेसिस्ट करता है, उसको रोकता है। ठीक है। तो अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये रेसिस्ट क्यों करता है? तो देखो, अगर हम फ्लूइड की बात कर रहे हैं तो हमेशा याद रखो, फ्लूइड का मतलब लिक्विड एंड गैस दोनों को कंसीडर करेंगे। तो अगर हम फ्लूइड की बात कर रहे हैं तो देखो, अगर लिक्विड की बात करें तो लिक्विड में क्या होता है? बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं और सारे मॉलिक्यूल्स के पास आपस में एक खास तरीके की बॉन्डिंग है और एक अट्रैक्शन फोर्स है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? इंटर मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स, जिसको हम लोग कोहेजन भी कहते हैं या कोहेसिव फोर्स भी कहते हैं। तो देखो, अगर कोई पूछे कि व्हाट इज द रीजन ऑफ विस्कोसिटी, तो अगर सिंपल भाषा में बोला जाए कि फ्लूइड में विस्कोसिटी का कारण क्या है, तो द रीजन ऑफ विस्कोसिटी इज पहला नंबर कोहेजन,
पहला तो हम लोगों ने देख लिया कि कोहेजन है, यानी कि जब कोई फ्लूइड लेयर मूव करेगा तो दूसरा लेयर उसको क्या करेगा, रोकेगा। और दूसरी चीज देखिए, कल मैंने क्या बोला था, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड बाय वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन, यानी ये प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड एक्शन में तब आएगी जब फ्लूइड किस में आएगा, मोशन में। क्योंकि देखिए अगर रेस्ट में है सारे पार्टिकल्स क्या होंगे, रुके हुए होंगे, लेकिन जैसे ही फ्लूइड मोशन में करेगा, एक लेयर जैसे ही मूव करने लगेगा, उसके ठीक बगल वाला लेयर उसको क्या करेगा, भागने से रोकेगा। दैट इज की ये फ्लूइड एक्शन, ये प्रॉपर्टी एक्शन में तब आएगी जब फ्लूइड किस में होगा, मोशन में। तो एक कारण तो दिख गया कि जाने से रोक रहा है, क्योंकि वो उसके पास क्या है, कोहेजन है, दैट इज की इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स है। कोहेजन को ही हम लोग क्या कह सकते हैं, दैट इज की उसके पास क्या है, इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स। एंड सेकंड वन इज, अगर इसी में पूछा जाए और किस कारण से रुकेगा, तो सोचो, देखो एक तो था कि इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स था, दूसरा ये हो सकता है जब फ्लूइड फ्लो करे तो उसका एक लेयर फ्लो करते वक्त किसी दूसरे लेयर से क्या हो जाए, टकरा जाए, या किसी दूसरे पार्टिकल से क्या हो जाए, टकराने लग जाए। जैसे कि एक रो है, उसके बगल में एक दूसरा रो है, और दोनों के बच्चे एक दूसरे से टक्कर मारते हुए आगे जाएं तो उनको फ्लो करने में दिक्कत होगी। तो पता ये चला कि द सेकंड रीजन ऑफ विस्कोसिटी इज इंटर मॉलिक्यूलर मोमेंटम एक्सचेंज, या ये कहो कि उनके बीच में आपस में क्या होगा, कोलिजन। तो अगर कोई पूछे कि व्हाट इज द रीजन ऑफ विस्कोसिटी इन फ्लूइड्स, देखो मैंने यहां पर लिखा है फ्लूइड्स, लिक्विड एंड गैस नहीं लिखा है, क्योंकि ये ब्रॉड सेंस में हम लोग बात कर रहे हैं। तो ब्रॉड सेंस में दो रीजन है, एक कोहेजन, दूसरा इंटरमॉलिक्यूलर मोमेंटम एक्सचेंज। लेकिन अब यहीं पर सवाल होता है, जनरली इंटरव्यूज में पूछ लिया जाता है कि गैसेस में एंड लिक्विड में किसकी विस्कोसिटी ज्यादा होती है। तो द करेक्ट आंसर इज विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड इज ऑलवेज मोर देन दैट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ गैसेस। क्यों? क्योंकि लिक्विड के पास ये भी अवेलेबल हो सकता है और ये भी अवेलेबल हो सकता है, लेकिन हम लोगों को पता है, हम लोग जूनियर क्लासेस से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि गैसेस के मॉलिक्यूल के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स लगभग कैसा होता है, नेग्लिजिबल होता है, ना के बराबर होता है। दैट इज की अगर कोई पूछे गैस में मेन रीजन क्या है, तो द करेक्ट आंसर इज ओनली इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन, इंटरमॉलिक्यूलर मोमेंटम एक्सचेंज या इंटरमॉलिक्यूलर कोलिजन और रैंडमनेस, क्लियर, और डिसऑर्डरनेस। ठीक उसी तरीके से, लेकिन अगर कोई लिक्विड की बात करें तो देखो लिक्विड के साथ क्या है, दो क्राइटेरिया आ जाता है। लिक्विड जो है वो लैमिनार भी हो सकता है और टर्बुलेंट भी हो सकता है। लैमिनार का मतलब है कि सारे लेयर बिल्कुल ही स्मूथली एक दूसरे पर स्लाइड कर रहे हैं, उन दोनों के बीच में आपस में कोई मिक्सिंग नहीं हो रहा है। तो अगर हम लोग जनरल बात करें जो आपके लेवल में पढ़ाया जाता है, तो वो लेमिनार अज्यूम करके ही पढ़ाया जाता है। इसीलिए द मेन रीजन या मेजर रीजन, बेसिकली मेजर रीजन कहो, मेजर रीजन ऑफ विस्कोसिटी इन लिक्विड इज ऑलवेज कोहेजन। तो देखो अगर किसी भी चीज को स्टडी करना है तो तुमको उसका मेन रीजन समझना पड़ेगा। अगर तुमने मेन रीजन सीख लिया तो बाकी सारे जवाब मिल जाएंगे। तो आपको यहीं से क्या पता चला, इन जनरल अगर बात की जाए तो फ्लूइड में विस्कोसिटी का दो रीजन है, एक कोहेजन, दूसरा इंटरमॉलिक्यूलर मोमेंटम एक्सचेंज। लेकिन अगर लिक्विड की बात किया जाए तो लिक्विड में मेन कहो या बेहतर होगा कि मेजर रीजन कहो, तो मेजर रीजन लिक्विड में कौन है, वो है कोहेजन। लेकिन अगर ये पूछा जाए कि व्हाट इज द मेन रीजन ऑफ विस्कोसिटी इन गैसेस, देन द करेक्ट आंसर इज इंटरमॉलिक्यूलर मोमेंटम एक्सचेंज। क्योंकि गैसेस के पास
आपको कोहेजन फोर्स क्या होता है, नेग्लिजिबल होता है। क्लियर है? अब देखो ये क्यों बताया मैंने, क्योंकि लोग रटने लग जाते हैं, तो रटना नहीं है। अब यहीं से सोचो, अगर मान लो हम आपसे ये कहते हैं कि चलो लिक्विड की बात करते हैं, तो लिक्विड पर मेजर रीजन कौन सा है, कोहेजन। और आपको पता है अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा है, टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो उसका जो आपस का अट्रैक्शन फोर्स होगा वो स्ट्रांग होगा कि वीक होगा, तो क्या होने लग जाएगा, वीक होने लग जाएगा, क्योंकि पार्टिकल्स दूर दूर जाने लग जाएंगे। अब देखो जब कोहेजन फोर्स वीक हो रहा है तो विस्कोसिटी ऑफ द लिक्विड क्या होगी, बढ़ेगी कि घटेगी, घटेगी, ऑब्वियस सी बात है जब कोहेजन वीक होगा तो। लेकिन अगर हम बात कर लें किसकी, गैसेस की, तो गैसेस में तो एक ही कारण हो ही सकता है, वो कौन सा है, इंटरमॉलिक्यूलर मोमेंटम एक्सचेंज। अब तुम खुद सोचो, अगर हम लोग टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो गैस में काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस बताता है कि विद इंक्रीज इन टेम्परेचर रैंडमनेस ऑफ द गैसेस विल इंक्रीजेस। गैसेस में रैंडमनेस, डिसऑर्डरनेस क्या हो जाएंगी, इंक्रीज हो जाएंगी। गैस के पार्टिकल और तेजी में इधर उधर भागने लग जाएंगे, और जब उनमें डिसऑर्डरनेस इंक्रीज होगा तो आपस में गैस के मॉलिक्यूल्स का कोलिजन क्या होगा, इंक्रीज करेगा। और कोलिजन इंक्रीज करेगा तो क्या चीज इंक्रीज कर जाएगा, आपस में जो मोमेंटम का जो आदान प्रदान हो रहा है, एक दूसरे के साथ एक्सचेंज हो रहा है, वो इंक्रीज हो जाएगा। इसीलिए गैसेस में विस्कोसिटी टेम्परेचर के बढ़ाने पर क्या होती है, बढ़ जाती है। तो सारा का सारा विस्कोसिटी का खेल कहां है, वो सिर्फ यहीं पर है। क्लियर है? ठीक है, तो देखिए आपको हमेशा विस्कोसिटी का डिफिनेशन याद रखना है, और शुरू में क्या याद रखना है, रीजन ऑफ विस्कोसिटी इन फ्लूइड क्या है। फिर हम लोग आगे पढ़ेंगे, अभी तो हम लोग ये अलग अलग बात करेंगे, एक बार लिक्विड को लेकर के पूरा डिटेल में स्टडी करेंगे, और उसके बाद फिर हम गैस को लेकर के पूरा स्टडी करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर हमको विस्कोसिटी पढ़ना है तो पहले विस्कोसिटी को मैथमेटिकली थोड़ा आप समझ लें, डिफिनेशन समझ गए, उसका हम लोग उसको कॉन्सेप्चुअली देख चुके हैं, तो अब हम लोग उसको मैथमेटिकली देखते हैं। तो देखो क्या किया गया, अब इसको विस्कोसिटी को स्टडी करने के लिए, और विस्कोसिटी को स्टडी करने के लिए न्यूटन साहब ने क्या कर रखा था, ऑलरेडी आपको न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी एक दे रखा है। लेकिन उसको समझने से पहले हम लोग एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं, वो क्या है। तो देखो अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा था नो स्लिप कंडीशन। क्लियर है? मतलब ये है कि अगर मान लो सपोज दैट मैंने ये x डायरेक्शन लिया, ये लिया मैंने y डायरेक्शन, यहां से बहुत सारे फ्लूइड लेयर फ्लो करते हुए आ रहे हैं। ठीक है, तो अभी थोड़ी देर पहले हमने सीखा था कि मेरे पास अगर कोई, मान लीजिए यहां पर मैंने क्या किया, एक सॉलिड सरफेस को यहां पर रख दिया। अगर मान लीजिए मैंने एक सॉलिड सरफेस को यहां पर रख दिया, जो कि यहां पर क्या है, फिक्स्ड सॉलिड सरफेस है। ठीक है, तो जो फर्स्ट लेयर आएगा, वो फर्स्ट लेयर इसके ऊपर क्या करेगा, वो फर्स्ट लेयर आकर के इसके ऊपर क्या कर जाएगा, ऐसे स्टिक कर जाएगा। ठीक है, सेकंड लेयर जो होगा, फर्स्ट लेयर आया और इसके ऊपर इस तरीके से फर्स्ट लेयर आकर के स्टिक कर गया, चिपक गया। क्यों? क्योंकि यहां पर ये क्या बनाएगा, नो स्लिप कंडीशन को फॉलो करेगा। ठीक है, दैट इज कि इन दोनों के बीच की रिलेटिव वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0। ठीक है, दैट इज कि मान लो अगर ये रुका हुआ था तो इसकी वेलोसिटी v1 क्या हो जाएगी, 0। लेकिन इसके ऊपर जो सेकंड लेयर होगा, वो सेकंड लेयर क्या करेगा, इसके आगे तक क्या कर जाएगा, मूव कर जाएगा, इसके थोड़ा आगे तक मूव करेगा। क्योंकि देखो जब ये वाला रुक गया है तो ये अपने ऊपर वाले को क्या करेगा, आगे जाने से
पीछे की तरफ रोकेगा विस्कोसिटी के कारण, तो ये रुकेगा बट 100% दोनों के बीच में रिलेटिव वेलोसिटी जीरो नहीं होगी। दैट इज कि इसकी वेलोसिटी कुछ मिलेगी, वो होगी v1। और हम लोगों को साफ साफ पता है कि v1 हमेशा, सॉरी इसकी वेलोसिटी है v2, और हम लोगों को साफ साफ दिख रहा है कि v2 हमेशा v1 से क्या दिखेगा, ज्यादा। इसी तरीके से सपोज दैट हमने क्या किया, एक तीसरा लेयर लिया, तो तीसरा लेयर जो था वो इससे थोड़ा और आगे तक क्या कर जाएगा, ऐसे मूव कर जाएगा v3, और v3 जो होगा वो v2 से ज्यादा होगा, एंड सो ऑन, इसी तरीके से चलता रहेगा। दैट इज कि जैसे जैसे हम लोग y डायरेक्शन में बढ़ते चले जाएंगे, हम लोगों को दिख रहा है कि वेलोसिटी इंक्रीज करती जा रही है। और अगर इन सारे के अगर हम लोग हेड को इस तरीके से मिला दें तो हम लोगों को एक ऐसा डायग्राम बनता है। तो देखो यहां से पहली चीज क्या पता चली, पहली चीज ये पता चली कि, और ये जो चेंज हो रहा है वेलोसिटी का, इसको हम क्या कहेंगे, du, चेंज। और कौन सा चेंज, रिलेटिव चेंज इन वेलोसिटी बिटवीन एडजेसेंट लेयर। और dy जो हम लोग मान रहे हैं वो क्या है, गैप बिटवीन देम। तो हम लोग यहां से लिख सकते हैं कि du बटा dy, अगर हम लिखते हैं तो du बटा dy को हम लोग क्या पढ़ते हैं, रिलेटिव चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू गैप। इसको हम लोग पढ़ते हैं वेलोसिटी ग्रेडियंट। इसको क्या पढ़ा जाता है, वेलोसिटी ग्रेडियंट। अब वेलोसिटी ग्रेडियंट का क्या मतलब है, तो देखिए कभी भी ये मत बोलिएगा कि वेलोसिटी का चेंज इन y डायरेक्शन। मेरा मन, मैं इसको x ना कह के इसको z कह दूं, इसको y कह दूं, इसको x कह दूं, तो एक्सिस कोई कैसे भी चेंज कर सकता है। तो देखो हमेशा याद रखना, वेलोसिटी का चेंज किस डायरेक्शन में, फ्लो के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में क्या कहलाता है, वेलोसिटी ग्रेडियंट। देखो फ्लो x डायरेक्शन में है, लेकिन हम लोग गैप किस डायरेक्शन में देख रहे हैं, y डायरेक्शन में। दैट इज की वेलोसिटी का चेंज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो इज नोन एज वेलोसिटी ग्रेडियंट। क्लियर है। अब देखो यहीं से एक्सपेरिमेंट करके न्यूटन साहब ने क्या कहा कि अब देखो इसको हम लोग और क्लियर करके बनाइए, मैं आपको समझाने के लिए ऐसे बता रहा था। अब जैसे मान लीजिए ये मेरा y डायरेक्शन है, ये मेरा x डायरेक्शन है, और इसमें अगर हम एक प्रोफाइल ड्रॉ करें तो एक प्रोफाइल कुछ ऐसा ड्रॉ होता है हम लोगों को। तो ये जो दिख रहा है वो एक्चुअल प्रोफाइल है, और एक्चुअल प्रोफाइल कैसा दिख रहा है, इज पैराबोलिक। एक्चुअल प्रोफाइल इज पैराबोलिक। अब इसमें बहुत सारे लेयर्स हैं। ये मेरा यहां पर 0 मिलेगा रिलेटिव वेलोसिटी, क्योंकि यहां पर क्या हो जाएगा, नो स्लिप कंडीशन। ठीक है। अब मान लीजिए सपोज दैट ये फर्स्ट लेयर था, ये सेकंड लेयर, ये थर्ड लेयर, एंड सो ऑन। इस तरीके से हम लोग ऊपर की तरफ y डायरेक्शन में जा रहे थे। तो सपोज दैट मैंने यहां पर दो लेयर को अज्यूम कर लिया, दिस इज लेयर 1, दिस इज लेयर 2, और इन दोनों के बीच का जो गैप है, इस गैप को हमने क्या कहा, दिस इज dy। लेकिन इन सपोज दैट हमने दो लेयर यहां पर क्या कर लिया, अज्यूम कर लिया, दिस इज लेयर 1 एंड दिस इज लेयर 2। हमने ऐसा किया, लेयर 1 की वेलोसिटी को हमने अज्यूम कर लिया कि लेयर 1 u मीटर पर सेकंड की स्पीड से आगे इंक्रीज कर रहा है, फ्लो कर रहा है, और लेयर 2 जो है वो ऑब्वियस सी बात है, लेयर 2 की वेलोसिटी जो होगी वो हमेशा v2 v1 से क्या होगी, ज्यादा होगी। तो अगर मैंने v1 को u माना है तो v2 को हम लोगों को क्या लेना पड़ेगा, वो v2 हमेशा v1 से ज्यादा होना चाहिए। दैट इज कि u प्लस उसकी वेलोसिटी हमने कितनी अज्यूम की, du मीटर पर सेकंड। यानी कि इन दोनों के बीच में टॉप लेयर की वेलोसिटी जो है वो du से क्या है, ज्यादा है। तो अब देखिए इनको अगर हम लोग देखते हैं तो ओवरऑल एक्चुअल प्रोफाइल जो था वो कैसा था, पैराबोलिक था।
लेकिन अगर हम लोग केवल इन दोनों लेयर के बीच की प्रोफाइल को देखेंगे तो हम लोगों को कैसा दिखाई देगा, वो दिखाई देगा लीनियर वेलोसिटी प्रोफाइल। तो अब देखिए, इसी को देखते हुए यहां पर हम लोग केवल उन दोनों लेयर को दिखाते हैं, क्योंकि विस्कोसिटी को अगर स्टडी करना है तो आपको हमेशा टू एडजेसेंट लेयर को लेना पड़ेगा। इसीलिए हमने टू एडजेसेंट लेयर लिया और उसके बीच में एक प्रोफाइल कैसा दिखाई दिया, लीनियर प्रोफाइल दिखाई दिया। तो देखो, मैंने पहला लेयर सपोज दैट लिया जो कि u वेलोसिटी से जा रहा था, तो इसकी वेलोसिटी है u, और मान लो dt टाइम तक मैंने देखा, तो ये लेयर फ्लो करके कहां तक पहुंच जाएगा, वो पहुंच जाएगा यहां तक। दैट इज कि ये लेयर जो डिस्टेंस कवर करेगा वो कितना होगा, वो डिस्टेंस जो कवर करेगा वो होगा udt। अब ठीक इसके ऊपर हमने एक दूसरा लेयर अज्यूम किया था जो कि इस लेयर से कितनी दूरी पर था, तो वो हमने देखा था कि हम लोगों ने कितना दूरी अज्यूम किया था कि दोनों लेयर के बीच का गैप क्या है, dy। तो ये लेयर जो है u प्लस du से जब इंक्रीज कर रहा, फ्लो कर रहा होगा, तो इसके वजह से जो दूरी तय होगी वो डिस्टेंस इससे तो ज्यादा होगी। दैट इज कि ये तो u dt तो होगा ही, लेकिन इसके अलावा यहां पर आपको क्या मिलेगा, du इंटू dt, फालतू डिस्टेंस मिलेगा जो ये ज्यादा कवर कर लेगा, क्योंकि इसके पास जो वेलोसिटी है वो v2 है और v2 v1 से क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा है वेलोसिटी ग्रेडियंट में, ठीक है। तो देखो, अगर हम लोग इन दोनों के बीच की लाइन को मिला दें तो हम लोगों को कैसा दिखाई देगा, वो लीनियर प्रोफाइल दिखाई देगा, जबकि एक्चुअल प्रोफाइल कैसा था, पैराबोलिक। अब दोनों के बीच में अगर हम लोग एंगुलर डिफॉर्मेशन को देखें तो ये बहुत ही छोटा डिफॉर्मेशन होगा, वो आपको दिखाने के लिए इतना बड़ा फिगर बनाया मैंने। और वो एंगुलर डिफॉर्मेशन हमने कैसे माना, वो माना हमने d थीटा, ठीक है। दिस इज द एंगुलर डिफॉर्मेशन, ठीक है। तो देखिए, अगर हम लोगों को इसको निकालना है तो हम लोग इस लाइन का क्या निकालते हैं, स्लोप निकालते हैं। और अगर स्लोप निकालेंगे तो हम लोगों को क्या निकालना पड़ेगा, tan d थीटा। तो सिंपल tan d थीटा बराबर क्या होगा, P बाई B। तो P आपको क्या दिख रहा है, du इंटू dt एंड B इज dy। सिंस d थीटा जो हम लोग ले रहे हैं वो दिखाने के लिए बहुत ज्यादा दिखाया है, ये d थीटा जो है ये क्या होगा, वेरी वेरी स्मॉल एंगुलर डिफॉर्मेशन होगा। तो अगर सिंस d थीटा इज वेरी वेरी स्मॉल, अगर हमने माना है कि ये बहुत छोटा है, तो हम लोग क्या करेंगे, tan d थीटा को अज्यूम कर लेंगे d थीटा के बराबर ही, क्योंकि जैसे जैसे थीटा का वैल्यू बढ़ेगा वैसे वैसे tan थीटा का वैल्यू भी बढ़ता है। तो d थीटा जितना छोटा होगा tan थीटा का वैल्यू भी उतना छोटा होगा। तो यहीं से हम लोग फिर क्या लिख देंगे, हम लोग लिखेंगे कि d थीटा इज इक्वल टू du इंटू dt बाई dy, और यहीं से फिर हम लोग लिखेंगे dt को अगर हम लोग इधर भेज दें तो हम लोगों को मिलता है d थीटा बाई dt इज इक्वल टू du बाई dy। तो यहां पर देखिए, ये जो du बटा dy आया है ये क्या है, दिस इज नोन एज वेलोसिटी ग्रेडियंट, जो कि अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने देखा था। और d थीटा बाई dt की अगर बात करें तो दिस इज कॉल्ड shear डिफॉर्मेशन रेट, या फिर इसी को हम लोग एंगुलर डिफॉर्मेशन रेट भी कह सकते हैं, या फिर डिफॉर्मेशन ना कह के shear स्ट्रेन रेट कहा जाए। तो यहां से हम लोगों को क्या पता चला कि shear डिफॉर्मेशन रेट जो है वो कहीं ना कहीं किसके बराबर है, वेलोसिटी ग्रेडियंट के बराबर है। लेकिन ये केवल और केवल वैलिड होता है, वैलिड ओनली फॉर 1D
फ्लो, केवल वन डायमेंशनल फ्लो में हम लोग इसको क्या करते हैं, वैलिड मानते हैं। तो यहां से आपको क्या मिला कि वेलोसिटी ग्रेडियंट एंड शियर स्ट्रेन रेट आपस में क्या है, बराबर। अब यहीं से हम लोग न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी को क्या करेंगे, एक्शन में लाएंगे और विस्कोसिटी को फाइंड आउट करेंगे। तो न्यूटन साहब ने न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी में क्या कहा था, उन्होंने कहा था कि शियर स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू शियर स्ट्रेन रेट, जो कि हमने आपको फ्लूइड के डिफिनेशन को बताने से पहले सबसे पहले न्यूटन से एक्सपेरिमेंट दिखाया था, और उसी एक्सपेरिमेंट से हमने बताया था कि यहां से ही आपको न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी पता चलता है। तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स law of viscosity, shear stress is directly proportional to shear strain rate, या फिर आप ये कहो एंगुलर डिफॉर्मेशन रेट, दैट इज की शियर स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी थीटा बाई डी टी। और अभी तुरंत हम लोगों ने देखा कि डी थीटा बाई डी टी किसके बराबर आया है, डी यू बटा डी वाई के। और यहां से अगर हम लोग साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है एंड विच इज नोन एज प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट या फिर कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। यहां पर आपको ये जो du है, ये du कैसी वेलोसिटी है, दिस इज द रिलेटिव वेलोसिटी बिटवीन लेयर्स, एंड dy क्या है, गैप बिटवीन देम, उन्हीं लेयर के बीच का गैप है, ठीक है। दूसरी चीज ये जो म्यू है, ये म्यू क्या है, दिस इज proportionality constant and it is also known as coefficient of viscosity, coefficient of viscosity, and this is the shear stress। अब आप देखिए, मैंने यहां पर कहीं पर नहीं बोला कि ये डायनेमिक विस्कोसिटी है। तो अब देखिए एक चीज सुनिए, अगर आपसे पूछा जाए क्वेश्चन में विस्कोसिटी लिखा हुआ है, ना ये लिखा है काइनेमेटिक ना डायनेमिक, तो हमेशा याद रखो अगर सिर्फ विस्कोसिटी बोला जाए तो एक्चुअली जो विस्कोसिटी निकाली थी न्यूटन साहब ने वो कौन सी थी, वो थी म्यू, और इसी को हम लोग कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी कहते हैं। तो हमेशा याद रखो अगर क्वेश्चन में मेंशन ना हो तो हमेशा विस्कोसिटी अगर लिखे तो उसको आप कौन सी विस्कोसिटी समझेंगे, उसको हमेशा आप डायनेमिक विस्कोसिटी ही समझेंगे, क्योंकि अगर काइनेमेटिक विस्कोसिटी गिवन होगा तो उसको मेंशन करना पड़ेगा कि द गिवन विस्कोसिटी इज काइनेमेटिक विस्कोसिटी। तो अब देखो अगर इसकी यूनिट अगर हम लोग निकालते हैं तो म्यू इज इक्वल टू शियर स्ट्रेस डिवाइडेड बाय डी यू बाई डी वाई। शियर स्ट्रेस जो है इसकी यूनिट क्या होगी, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और इसके नीचे आपको क्या है, चेंज इन वेलोसिटी, तो वेलोसिटी की यूनिट होती है मीटर पर सेकंड, तो इसका सेकंड कहां चला गया, ऊपर चला गया, ठीक है। और उसके नीचे फिर हम लोगों को है dy गैप, तो गैप जो है वो मीटर है, मीटर कहां चला गया, ऊपर चला गया, तो मीटर मीटर कैंसिल आउट हुआ, क्या बचा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर का मतलब पास्कल एंड सेकंड। तो आप ये देखो एसआई यूनिट को अगर पूछा जाए विस्कोसिटी के एसआई यूनिट क्या है तो आप कहेंगे पास्कल सेकंड है। और अगर इसको हम MKS सिस्टम में देखें तो पास्कल को हम लोग लिख सकते हैं न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, दैट इज किसको ऐसे भी लिख सकते हैं न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इनटू सेकेंड, और न्यूटन को हम लोग लिख सकते हैं दैट इज की फोर्स है, और फोर्स क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन, और मास को लिखेंगे kg और एक्सेलरेशन को हम लोग क्या लिखेंगे, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो न्यूटन हो गया। नीचे ऑलरेडी मीटर स्क्वायर गिवन था, ऊपर 1 सेकंड और गिवन था, 1 सेकंड से 1 सेकंड कटा, 1 मीटर से 1 मीटर कटा, क्या बचा इसका MKS सिस्टम में यूनिट kg
पर मीटर सेकेंड विच इज ऑल्सो इक्वल टू दी पास्कल सेकेंड। दैट इज की 1 पास्कल सेकेंड लिखे या 1 kg पर मीटर सेकेंड लिखे, सब आपस में क्या है, बराबर है। और यहीं से आप देख रहे हैं कि देखिए हेयर इस फिजिकल क्वांटिटी के यूनिट में क्या चीज अवेलेबल है, मास या केजी अवेलेबल है। दैट्स व्हाई म्यू इज नोन एज या ऑल्सो नोन एज डायनेमिक विस्कोसिटी। तो याद करो कल के लेक्चर में मैंने बोला था ना, इसको डायनेमिक इसलिए कहेंगे क्योंकि उसकी यूनिट में क्या चीज आएगा, केजी आएगा, इसीलिए इसको हम लोग क्या कहेंगे, डायनेमिक विस्कोसिटी कहेंगे। तो अब देखो हमने इसका एसआई यूनिट देखा, इसका एमकेएस यूनिट देखा, अब हम लोग इसकी कौन सी यूनिट देखेंगे, सीजीएस यूनिट को देखेंगे। तो अगर हम लोग सीजीएस यूनिट की बात करें, दैट इज की डिस्टेंस सेंटीमीटर में होगा, मास ग्राम में होगा एंड टाइम सेकंड में होगा। तो सिंपल अगर इसको हम सीजीएस में लिखना चाहते हैं तो देखिए एमकेएस को देखिए, केजी पर मीटर सेकंड है, केजी को आप क्या लिखेंगे, ग्राम, पर मीटर को क्या लिखेंगे, सेंटीमीटर सेकंड। यानी कि सीजीएस में आप एक तो ऐसे लिख सकते हैं या फिर इसको एक और तरीके से लिख सकते हैं, आप न्यूटन पर मीटर स्क्वायर सेकंड को देखो, न्यूटन फोर्स है और फोर्स का ऐसा यूनिट न्यूटन है, तो फोर्स का सीजीएस यूनिट क्या होता है, फोर्स का सीजीएस यूनिट होता है डाइन, उसके बगल में है सेकंड पर सेंटीमीटर स्क्वायर। और इसी को यानी कि 1 ग्राम पर सेंटीमीटर सेकेंड बराबर 1 डाइन सेकेंड पर सेंटीमीटर स्क्वायर लिखो, या फिर इसी को हम लोग क्या कहते हैं, 1 पॉइस। दैट इज की आपसे पूछा जाता है कि सीजीएस यूनिट ऑफ डायनेमिक विस्कोसिटी या विस्कोसिटी क्या होती है, तो आप हमेशा जवाब क्या देंगे कि इसकी सीजीएस यूनिट होती है पॉइस। तो अब सवाल ये उठता है कि अगर मान लो न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हो और क्वेश्चन में यूनिट दिया हुआ है सीजीएस में, तो क्वेश्चन तब तक नहीं बनेगा जब तक कि आप यूनिट को किस में कन्वर्ट करके पुट ना करोगे, एसआई में या फिर एमकेएस में पुट करना होगा आपको। तो अब देखिए आपको एक कन्वर्जन का एक बेसिक तरीका सिखाते हैं, हमेशा याद रखिएगा। एक ट्रायंगल के फॉर्म में हम आपको एक बेसिक रूल बता रहे हैं, कहीं पर भी यूनिट कन्वर्जन करना हो इसी हिसाब से करना। नीचे मैंने क्या किया, सपोज दैट यहां मैंने मान लिया कि यहां पर हम लोग स्मॉलर क्वांटिटी को रख रहे हैं और ऊपर में किसको रख रहे हैं, हम लोग बिगर क्वांटिटी को रख रहे हैं। फॉर एग्जांपल मान लो ये mm का लाइन है, इसके ऊपर सेंटीमीटर का लाइन है, इसके ऊपर मीटर का लाइन है और उसके ऊपर किलोमीटर का लाइन है। और इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना होता है, 10 का। 10 mm इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, और सेंटीमीटर मीटर में कितने का डिफरेंस होता है, 100 का, और इसमें मीटर एंड किलोमीटर में 1000 का। तो ये डिफरेंसेस है। लेकिन अगर पूछा जाए mm और मीटर में बताइए तो 100 इंटू 10 कितना हुआ, 1000। तो आप ऐसे करके निकाल लेंगे। तो हमेशा याद रखो जब भी आपसे कहा जाए स्मॉलर क्वांटिटी को बिगर क्वांटिटी में कन्वर्ट करना है, दैट इज कि mm को किलोमीटर में करना है, mm को मीटर में करना है, तो हमेशा याद रखो, हमेशा क्या करना है, डिवीजन करना है, हमेशा डिवाइड करना है। किससे, उन दोनों के बीच के डिफरेंस से, उन दोनों फिजिकल क्वांटिटी के बीच के डिफरेंस से। और अगर आपको बिगर क्वांटिटी को स्मॉलर क्वांटिटी में कन्वर्ट करना है तो हमेशा क्या करना है, मल्टीप्लीकेशन करना है। किससे, उन दोनों के बीच के डिफरेंस से। फॉर एग्जाम्पल आप कहते हो ना 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम, तो आपने क्या किया, 1 kg और ग्राम, kg एंड ग्राम में कितने का डिफरेंस है, 1000 है, तो 1 इंटू 1000 किया। लेकिन अगर 5 kg करते तो क्या करते, 5 इंटू 1000। तो हमेशा याद रखो बिगर क्वांटिटी को छोटे क्वांटिटी में कन्वर्ट करना है, मल्टीप्लीकेशन क्या करो, और छोटे क्वांटिटी को बिगर क्वांटिटी में कन्वर्ट करना है, हमेशा क्या क्या करो, डिवीजन क्या करो। किससे, उन दोनों फिजिकल क्वांटिटी के बीच के डिफरेंस से। इससे बहुत इंटरेस्टिंग चीजें निकलेंगी। अब देखो अगर मैंने ये कहा कि 1 पॉइस बराबर एसआई में बताइए, तो 1 पॉइस का क्या मतलब है, ग्राम पर सेंटीमीटर सेकेंड। आपको ग्राम को किस में कन्वर्ट करना है, केजी में, और सेंटीमीटर को करना है मीटर में, और सेकंड को सेकंड में रहने देना है। तो देखो ग्राम है, यहां केजी है, छोटे को बड़ा बनाना है, छोटे को बड़ा बनाना है, क्या करोगे, डिवाइड इन दोनों के बीच के डिफरेंस से। मैंने कर दिया 1000 से डिवाइड, क्लियर। अब देखो ग्राम केजी में कन्वर्ट हो गया,
फिर देखो सेकंड तो सेकंड ही है, नीचे आ गए, नीचे देखा हमने सेंटीमीटर है और यहां मीटर है, फिर सेंटीमीटर छोटा मीटर बिगर, तो छोटे क्वांटिटी को बिगर क्वांटिटी बनाना है, फिर से डिवाइड करेंगे और इन दोनों के बीच के किससे करेंगे, डिफरेंस से। तो सेंटीमीटर और मीटर में कितने का डिफरेंस है, 100 का, 1020 1020, तो क्या पता चला, यहीं से आपको पता चला कि 1 पॉइस इज इक्वल टू 1/10, या फिर आप इसको क्या लिखेंगे 10⁻⁻1 kg पर मीटर सेकेंड या फिर पास्कल सेकेंड। तो आपको आसानी से यूनिट कन्वर्जन समझ में आ गया। तो आपको अगर कहा जाए किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट कन्वर्ट करो तो हमेशा आप ऐसे ही करेंगे, आसानी से आपका कोई भी यूनिट हो, कैसा भी यूनिट हो, वो कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, अब देखो हमने अभी सबसे पहले डायनामिक विस्कोसिटी देखा, मैथमेटिकल फॉर्म उसका देखा, उसका फार्मूला देखा, और फिर वहीं से हमने उसकी एसआई यूनिट्स को देखा, एमकेएस यूनिट देखा, सीजीएस यूनिट देखा। अब देखो कुछ वैल्यूज हैं जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि लोगों में बहुत कंफ्यूजन है कि सर अगर मरकरी है और वाटर है तो किसकी विस्कोसिटी ज्यादा लेंगे और क्या लेंगे और कैसे लेंगे। बहुत सिंपल लॉजिक है। देखो सबसे पहली चीज तो एक अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है, इसको याद रखोगे कि पहली बात तो ये जानो कि अगर हम 1 सेंटीपॉइस लिख दें तो 1 सेंटीपॉइस का मतलब होता है 1/100 पॉइस। तो याद रखिएगा कि डायनेमिक विस्कोसिटी ऑफ वाटर एट 20 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 1 सेंटीपॉइस। ये अक्सर कुछ जनरल एग्जाम्स में पूछ लिए जाते हैं कि 20 डिग्री सेल्सियस पर वाटर की डायनामिक विस्कोसिटी या सिंपल विस्कोसिटी लिखे तो यही समझेंगे वो कितनी होती है, तो 1 सेंटीपॉइस। दूसरा अक्सर लोगों में कंफ्यूजन, जैसे कोई क्वेश्चन आया था शायद जेई में, और उसमें था कि मरकरी की विस्कोसिटी ज्यादा होती है कि वाटर की। तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया, अगर केवल विस्कोसिटी लिखा गया है तो आप हमेशा कौन सी विस्कोसिटी को कंसीडर करेंगे, हमेशा वो डायनेमिक विस्कोसिटी होगा। अब आप खुद सोचो, एक तरफ है मरकरी Hg और एक तरफ है वाटर। आप ये बताओ मरकरी एंड वाटर में किसके बीच में कोहेजन या आपस की बॉन्डिंग ज्यादा स्ट्रांग होती है? ऑब्वियस सी बात है, मरकरी का कोहेसिव फोर्स बहुत ज्यादा होता है विद कंपैरिजन टू वाटर। इसीलिए हमेशा डायनेमिक विस्कोसिटी ऑफ मरकरी वाटर की डायनेमिक विस्कोसिटी से क्या होगी, ज्यादा ही होगी। ठीक है। दूसरी चीज, अगर किसी को लगे कैसे कैसे, तो एग्जांपल के तौर पे एक वैल्यू बता दे रहे हैं, प्रैक्टिकल वैल्यू, कि वाटर का हम लोग डायनेमिक विस्कोसिटी लिख रहे हैं कहां पर, 300 केल्विन पर, क्योंकि देखो विस्कोसिटी किसके साथ चेंज करेगा, टेम्परेचर के साथ। इसीलिए टेम्परेचर अगर कंपैरिजन करना है तो टेम्परेचर सेम रखना पड़ेगा। इसका विस्कोसिटी होता है 0.89 सेंटीपॉइस, ये वैल्यू है इसका। और अगर आप मरकरी को वही 300 केल्विन पर लेकर के कंपेयर करें तो इसकी विस्कोसिटी होती है 1.53 सेंटीपॉइस। तो अगर किसी को कंफ्यूजन हो तो इसको याद रखो। ठीक है। और याद रखो, जब तक क्वेश्चन में ये ना लिख दे कि द गिवन विस्कोसिटी इज काइनेमेटिक विस्कोसिटी, आप काइनेमेटिक विस्कोसिटी नहीं समझेंगे। क्लियर। अब देखिए, तो यहां पर आपको क्या पता चला, विस्कोसिटी आपको डायनेमिक पता चल गया। ठीक है। अब यहीं से एक चीज और है जो आपको नोट में याद रखना है। वो क्या नोट में याद रखना है, एक तो हमेशा याद रखोगे कि डायनेमिक विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड हमेशा गैस की डायनेमिक विस्कोसिटी से क्या होता है, काफी ज्यादा होता है। क्योंकि इस डायनेमिक विस्कोसिटी का क्या कारण था, एक था कोहेजन, दूसरा था इंटरमॉलिक्यूलर मोमेंटम एक्सचेंज। और लिक्विड के पास ये दोनों हो सकता है, लेकिन गैस के पास कौन होगा, ओनली मोमेंटम एक्सचेंज होगा। इसीलिए याद रखना है कि डायनेमिक विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड इज ऑलवेज ग्रेटर देन दैट ऑफ डायनेमिक विस्कोसिटी ऑफ गैस। एंड फॉर एग्जाम्पल अक्सर कुछ एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है, तो याद रखोगे कि डायनेमिक विस्कोसिटी ऑफ वाटर
इज इक्वल टू 55 टाइम्स ऑफ डायनेमिक विस्कोसिटी ऑफ एयर। एयर की डायनेमिक विस्कोसिटी की कंपैरिजन में वाटर की डायनेमिक विस्कोसिटी कितनी होती है? 55 टाइम्स होती है। ठीक है, और यहीं से जो हमने रिलेशन निकाला था वहां से एक छोटी सी चीज और देख लेते हैं, वो ये कि हम लोगों ने लिखा था म्यू इज इक्वल टू शेयर स्ट्रेस अपॉन डी यू बटा डी वाई। दैट इज की कहीं ना कहीं म्यू का डी यू बाई डी वाई के साथ कैसा रिलेशन है? इनवर्स रिलेशन है। इसका मतलब अगर आप विस्कोसिटी को इंक्रीज करोगे तो उसके अंदर जो डिफॉर्मेशन रेट होगा वो क्या होगा? डिक्रीज करेगा। और ये हमने कल भी तो देखा था, विस्कोसिटी इंक्रीज करेंगे तो फ्लूइडिटी घटेगी और विस्कोसिटी डिक्रीज करेंगे तो फ्लूइडिटी क्या होगी? इंक्रीज करेगी। दैट इज की जैसे जैसे विस्कोसिटी बढ़ाओगे फ्लो डिफिकल्ट होगा और जैसे जैसे विस्कोसिटी को घटाओगे फ्लो क्या होगा? इजी होने लग जाएगा। ठीक है, तो डायनेमिक विस्कोसिटी में फिलहाल के लिए आपको इतनी सारी चीजें क्या करनी है? याद रखनी है। ठीक है, और काइनेमेटिक विस्कोसिटी का डिफिनेशन और उसके आगे और इसका बिहेवियर विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर एंड प्रेशर और कौन कैसे चेंज करेगा और किसका कैसा डिपेंडेंट है, वो सारी चीजें अब हम लोग फर्दर नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। होप सो आप लोगों ने एंजॉय किया होगा लेक्चर। तो अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में इसके आगे पढ़ेंगे और हम लोग क्या डिस्कस करेंगे? काइनेमेटिक विस्कोसिटी। टेक केयर, बाय।